यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिवीजन लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ये भी रिवीजन लेक्चर काफ़ी चैप्टर हो गए हैं, बस एंड पे है। और जो देखो कॉस्टिंग की रिवीजन लेक्चर हो गई है, तो कॉस्टिंग की अब हम आरटीपी करेंगे। तो ये कॉस्टिंग की जो आरटीपी है उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा कराने के बाद। और एफएम की रिवीजन लेक्चर 1 से 2 दिन में हमें फटाफट कंप्लीट करना है। फिर एफएम की एक बार वो आरटीपी देख लेंगे जो मई 2021 के लिए आरटीपी आया। मेरी तबीयत काफ़ी सीरियसली ख़राब थी और गले में प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वीडियो लेक्चर बना नहीं पा रहा था। आपके लिए रिवीजन लेक्चर है, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है अभी भी बोलने में, बट आई कैन मैनेज। इतना तो है कि थोड़ा बहुत जो ये खांसी आता है उसके लिए आप लोगों को सॉरी, बट मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। पहले क्या था कि मैंने कोशिश किया था 1-2 लेक्चर रिकॉर्ड करके, पर वहाँ पे उसके बाद मेरी तबीयत सीरियसली ख़राब हो गई और मैं कर नहीं पाया उसको कंटिन्यू। उसको कंटिन्यू कर नहीं पाया। ओके। सॉरी। चलो, देखो किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ना कि वो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढे, ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कंपनी के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए। क्योंकि कंपनी के लिए अगर वेल्थ क्रिएट करेगा तो कंपनी की क्या होगी, मार्केट प्राइस बढ़ेगा। एंड मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर को ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टर जब पैसा लगाया हो तो यही चाहेगा ना कि उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, मार्केट प्राइस बढ़ जाए। अगर वो 100 रुपये का शेयर में पैसा लगाया है तो वो शेयर 1,000 रुपये हो जाए, है कि नहीं? तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको कि हर एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव है वेल्थ ग्रो करना। ठीक, उसके लिए पैसे कहाँ से लेके आएगा कंपनी? तो सर पैसे लेके आएगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है ना फ्यूचर में, पता करके कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम कमा सकते हैं। तो पैसे लेके आएगा लॉन्ग टर्म सोर्स से। क्यों? क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा लाएगा तभी तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिक्स सेट या किसी प्रोजेक्ट में लगाना हो लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल, उसके लिए 2 महीने 3 महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ रहे हैं। तो उसके लिए पैसा भी लॉन्ग टर्म सोर्स से ही लानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म सोर्स होता क्या है? तो इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही है फेमस लॉन्ग टर्म सोर्स। डेट में आप बैंक लोन ले लो, बॉन्ड इश्यू कर दो। देखो इस सोर्स का कॉस्ट क्या है वो निकालने को हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लो 10% है, ठीक है? तो मेरा जब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा मैं वैसे ही प्रोजेक्ट ढूंढूंगा ना जो 10% से ज्यादा कमाई करके दे। स्टूडियो में एक ये मक्खी आ गया है, काफी परेशान कर रहा है और इसको मेरे ही अगल बगल में घूमने का मन करता है लगता है। तो हमारी अल्टरनेटिव, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट मैं करूं वो कम से कम जितने से मैं पैसा लेके आ रहा हूँ उससे तो ज्यादा कमाऊं, है कि नहीं? तो हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करेंगे कि एक्सेप्ट करे कि ना करे, या फिर दो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है तो दोनों में से कौन सा एक्सेप्ट करे। ठीक, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही सीखना है आपको। चलो, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। पहले टेक्निक्स पे आते हैं। उसके बाद पहले बेसिक टर्म्स देखेंगे, फिर टेक्निक, लास्ट में स्पेशल केस। स्पेशल केस पे भी क्वेश्चन आता है। चलो बेसिक टर्म्स पे आ जाओ। क्या है ये? देखो, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे, थोड़ी सी आराम आराम से ही बोलता हूँ मैं। थोड़ी गले में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन को टोटल क्वांटिटी से इंटू करने के बाद क्या आता है? सर ये आता है टोटल कंट्रीब्यूशन। ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना? टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट घटाओगे, कौन सा? एक्सेप्ट डेप्शन। देखो डेप्रिसिएशन भी फिक्स कॉस्ट है, तो अभी वो नहीं घटाने, उसको छोड़ के और सारे फिक्स कॉस्ट। तो ये जो आता है ना, इसको बोलते हैं ईबीडीआईटी, अर्निंग सॉरी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद क्या घटता है? सर डेप्शन घटेगा। तो ये जो आता है ना इसको बोलते हैं ईबीआईटी या पीबीआईटी भी बोल सकते हो, अर्निंग या प्रॉफिट जो वर्ड हो। इसके बाद घटता है इंटरेस्ट,
ये जो आता है इसको बोलते हैं ईबीटी। इसके बाद घटता है टैक्स, तो ये जो आता है इसको बोलते हैं ईएटी या फिर पीएटी पैट। क्या पैट ऐसे ही निकालते हैं? फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का पैट ऐसे ही निकालते हैं? हाँ सर, ऐसे ही निकालते हैं। अब देखो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, आज ये जीरो जीरो मतलब अभी 0 ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मानता हूं मैं 4 साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल का एंड आ गया 0 ईयर में कुछ ना कुछ पैसे लगेंगे, आज आपको लगाने पड़ेंगे, तभी तो वो 4 साल का उसका लाइफ है, तो 4 साल कमा के देगा, है कि नहीं? हाँ, और उसके बाद हर एक साल इनफ्लो आएगा आपको, हर एक साल प्रोजेक्ट कमा के देगा, जो भी हो 20,000, 30,000, 50,000, 80,000, एनीथिंग। साल के लास्ट में फोर्थ ईयर के लास्ट में जो आता है फिर कैश फ्लो, उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। अब देखो, ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अभी जो पैसा लग रहा है उसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हर एक साल जो आपको पैसे कमा के दे रहा है ना प्रोजेक्ट, चारों साल, उसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, की हर एक साल कितना कैश फ्लो हो रहा है और साल के लास्ट में कुछ आता है, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद देखेंगे, उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। वो सिर्फ लास्ट वाले साल में आएगा जब प्रोजेक्ट खत्म होगा, जब जिस भी एसेट में हम पैसा लगा रहे हैं, जिस भी मान लो फिक्स एसेट खरीदा है, ये मशीन खरीदे कि ना खरीदे ये डिसीजन लेना है, तो वो मशीन की लाइफ जब खत्म हो जाएगी, जब ये फोर्थ ईयर आ जाएगा, तो कुछ कैश फ्लो लास्ट में आते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो, ठीक है बारी बारी देखते हैं। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कि हर एक साल, साल के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल कितना कैश फ्लो आता है, उस प्रोजेक्ट से पैसा लगाऊंगा तो कितना इनफ्लो आएगा, ठीक। कैसे निकालते हैं कैश फ्लो, तो देखो समझ में आया, तीनों कैश फ्लो, एक अभी लगाने पड़ेंगे, एक हर एक साल आएगा, और एक लास्ट वाले साल सिर्फ आएगा, जिसको टर्मिनल कैश फ्लो में बोल रहा हूँ देखो, हर एक साल कितनी कमाई होगी प्रोजेक्ट से, अब अकाउंट में ना कंसेप्ट है पैट का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, इसी को, सॉरी इरेजर था क्या, अकाउंट में ये जो पैट है ना, इसी को कमाई मानते हैं, और फाइनेंस में ऐसा नहीं है, फाइनेंस में कैश फ्लो को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। हर एक साल कितना कैश फ्लो आएगा, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पहला पॉइंट है जो हमें पढ़ना है अभी स्पेशल पॉइंट में, वो है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के लिए क्या पढ़ना है, तो डेप्रिसिएशन कैश आउट, कोई कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक। जो शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना फिक्स में, फिक्स एसेट में, वो है आउटफ्लो, डेप्रिसिएशन कोई आउटफ्लो नहीं है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो एक घाटा है, तो आप इसको वापस से जोड़ दो कैश फ्लो निकालने के लिए, क्यों? क्योंकि डेप्सन कोई खर्चा थोड़ी ना है, मेन एसेट का जो कॉस्ट है उसमें पैसा आउटफ्लो हुआ, तो वो तो मैं ले ही रहा हूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो डेप्सन अलग से फिर क्यों खर्चे में दिखाऊंगा ठीक। तो डिप्रिसिएशन के लिए क्या है कि सर ये अगर घाटा नहीं है, अगर घाटा है तो वापस से जोड़ दीजिए, EBIT 1 - T क्यों किया है, अभी इंटरेस्ट वाला पॉइंट के बाद समझ में आएगा। अगर घाटा नहीं है, मान लो यहाँ घटाया ही नहीं मैंने, तब तो बहुत बढ़िया, घटाना नहीं था, तब वापस से जोड़ेंगे नहीं, फिर वापस से क्या जोड़ेंगे, अगर घाटा नहीं है तो, अगर डिप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं है कुछ घाटा तो यहाँ डिप्रिसिएशन नहीं जोड़ेंगे, तब जोड़ेंगे डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, क्यों? क्यों देखो घटाए नहीं वो तो ठीक है, पर डिप्रिसिएशन में जो टैक्स बचता है, डिप्रिसिएशन का जो खर्चा क्लेम करके, वो तो हमारी सेविंग है ना, तो वो तो जोड़नी पड़ेगी। कैसे निकलेगा डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, तो डिप्रिसिएशन को टैक्स रेट से इंटू करके। तो क्या सीखा आपने डेप्सन के बारे में, सर डेप्सन कोई कैश आउटफ्लो नहीं करता, डेप्सन अगर घटा है तो हम वापस से जोड़ देंगे नीचे, नहीं घटा है ऊपर डेप्सन तो बढ़िया बात है, पर डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड जोड़ना पड़ेगा तब। ये यहाँ पे लिखा है व्यू 2 कि डिडक्ट मत करो डेप्सन और डेप्सन टैक्स शील्ड जोड़ दो, ऐसे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक ट्रीटमेंट कैसा है कि डिप्रिसिएशन डिडक्ट कर दो और वापस से जोड़ दो। चलो
सेकेंड जो कंसेप्ट है वो है इंटरेस्ट का। देखो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड का भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म को घटाते हैं एज ए एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होगा तो घटाएंगे, और लॉन्ग टर्म का होगा तो नहीं घटाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। क्यों? अरे एक बात बताओ, अच्छा ऊपर में हमने मिटा दिया। अच्छा ये सोर्स ऑफ फंड में मैंने क्या बताया था, वही फिगर तो नीचे लिखा है, इक्विटी डेट प्रीफरेंस। बताओ पैसे लगे हैं प्रोजेक्ट में, उसमें इक्विटी का भी लगा है, डेट का भी लगा है, तो जब कमाई देखेंगे तो सिर्फ इक्विटी का देखेंगे कि डेट का भी देखेंगे? ऑब्वियसली डेट का भी देखेंगे, तभी तो इवेल्युएट करोगे प्रोजेक्ट को। तो इसीलिए इंटरेस्ट घटाएंगे नहीं। लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो क्या है? डेट का इंटरेस्ट है, वो नहीं घटता। तो एक तो ये कंसेप्ट था कि शॉर्ट टर्म का घटता है, लॉन्ग टर्म का नहीं घटता। एग्जाम में तुमको इंटरेस्ट का पॉइंट देता ही नहीं है इस लेवल पे, आईपीसी लेवल पे, को सोचने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन में क्या करेंगे। पर अगर इंटरेस्ट आता है तो हमेशा उसको लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट माना जाता है और नहीं घटाया जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट मान के नहीं घटाते, पर आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हो। अब देखो, अब मान लो इंटरेस्ट घट चुका है, तो इंटरेस्ट घटाने के बाद पैट दिया क्वेश्चन ने, तो इंटरेस्ट तो घट चुका है तो जोड़ना पड़ेगा, पर कितना जोड़ोगे? तो सर जोड़ोगे यहाँ पे, अगर घट चुका है तो वापस से कैश फ्लो निकालने के लिए इंटरेस्ट जोड़ोगे, लेकिन आफ्टर टैक्स करके, क्योंकि घटा भी तो आफ्टर टैक्स है। पूरा खर्चा है, जब खर्चा थोड़ी ना घटा था, उसमें टैक्स, खर्चा जब डला था तो उसमें टैक्स सेविंग हुई थी, तो खर्चा तो आफ्टर टैक्स हमें पड़ा था ना। 1 लाख का खर्चा और 30,000 टैक्स बच गया, तो हमारे लिए खर्चा कितना पड़ा? सिर्फ 70,000। तो हम वापस से जोड़ेंगे भी कितना? सिर्फ 70,000। यही यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट टर्म का है तो खर्चा मानते हैं, लॉन्ग टर्म का है तो डिडक्ट नहीं करते, खर्चा नहीं मानते। अगर डिडक्ट हो रखे है तो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट वापस से जोड़ दो। अब जरा बताओ, क्या हमने ये पढ़ा कि सर सेल में से वेरिएबल इनटू क्वांटिटी तो टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स डेप्रिसिएशन घटा दो, उसके बाद 1 - टी कर दो, तो ये पैट आता है, उसके बाद डेप्शन वापस से जोड़ दो तो कैश फ्लो आ जाएगा। इंटरेस्ट का पॉइंट यहाँ पे इसलिए नहीं लिया है मैंने क्योंकि इंटरेस्ट का पॉइंट आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में। पर समझा दिया मैंने, अगर पूछे भी तो कैश फ्लो निकालते टाइम। एक और तरीका है, सर सेल में से वेरिएबल कंट्रीब्यूशन इनटू क्वांटिटी टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट घटा दिया, डिप्रिसिएशन नहीं घटाया है, ऊपर में डेप्शन घटा था नहीं घटाया और आफ्टर टैक्स कर दिया। तो डेप्शन जब घटा नहीं है तो पूरा डेप्शन नहीं जोड़ेंगे, फिर डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड जोड़ेंगे। डेप्शन टैक्स शील्ड जोड़ा है। मान लो ये दिया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्शन एंड टैक्स, EBDIT, तो इसमें तो ना इंटरेस्ट डेप्शन घटाया अभी, ना इंटरेस्ट घटाया, ना टैक्स घटाया। हमें डेप्शन और इंटरेस्ट तो ऐसे भी नहीं घटाने हैं, तो हम सीधा इसको आफ्टर टैक्स कर देंगे। पर एक चीज जोड़ने हैं ना, अगर दोनों नहीं घटे थे तो हमने नहीं घटाए, पर दोनों नहीं घटे थे तब भी डेप्शन टैक्स शील्ड जुड़ रहा था, तो डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड जोड़ दिया। आपके लेवल पे ये ध्यान रखना है, और एक ये ध्यान रखना है, अगर पैट दिया हो क्वेश्चन में तो पैट में डेप्शन जोड़ देंगे, अब प्लस क्या जोड़ देंगे? तो सर इंटरेस्ट टैक्स, सॉरी आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट जोड़ देंगे। ठीक, तो ऐसे कैश फ्लो निकलता है। शॉर्टकट में बोलूं तो आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है? इंटरेस्ट का पॉइंट ही नहीं होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ पॉइंट नहीं होगा आपके क्वेश्चन में, और पैट में आपको डेप्शन जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आपके लेवल तक बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ऊपर डेप्शन घटा भी दो और लास्ट में पैट निकालने के बाद डेप्शन जोड़ दो, सिंपल। तो पैट तक निकालो नॉर्मल और डिप्रिसिएशन जोड़ दो। इंटरेस्ट का ध्यान देने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट पूछेगा नहीं, बाई चांस इंटरेस्ट हो क्वेश्चन में तो नहीं घटाएंगे। चलो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स समझ में आए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये वही है ना, परेशान कर दिया इस मक्खी ने। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वही है जो हम अभी कर रहे हैं,
तो क्या होता है, जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं उसी को इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पर सिर्फ फिक्स एसेट में नहीं, कभी कभी वर्किंग कैपिटल में भी पैसे लगाने पड़ते हैं। उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भी तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो दोनों जितने भी आउटफ्लो होते हैं ना, दोनों लेते हैं। तो फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, जो एसेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी, और वर्किंग कैपिटल में वो भी। टर्मिनल कैश फ्लो जो प्रोजेक्ट के एंड में आएगा, दो चीज आता है। एक तो वर्किंग कैपिटल अभी लग रहा है ना यहाँ पे फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल दो चीज लग रहा है। तो साल के लास्ट में नॉर्मल 4 साल तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आता ही आता है। साल के लास्ट में टर्मिनल कैश फ्लो आता है। उसमें क्या होगा, एक तो सर वर्किंग कैपिटल जो अभी इन्वेस्ट हुआ है ना वो आएगा, हमने लगाए थे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल तो वो आ जाएगा। दूसरा सेल्वेज वैल्यू, और ये पोस्ट टैक्स। सर जो एसेट अभी खरीद के ये फिक्स एसेट लगा रहे हैं, वो साल के लास्ट में प्रोजेक्ट के एंड में उसका कुछ सेल्वेज वैल्यू भी तो बचेगा, उसको भी तो बेच के इनफ्लो आएगा। और सेल्वेज वैल्यू जब भी बेचोगे, गेन और लॉस होगा, उस पर टैक्स भी लगेगी, जिसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हो आप। क्वेश्चन में वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में बोलता है कि इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। इग्नोर का मतलब सीधा सेल्वेज वैल्यू ले लो, आपको टैक्स निकालने की जरूरत नहीं। पर टैक्स निकलवाएगा तो कैसे निकालोगे, सिंपल सर, सेल्वेज वैल्यू मतलब सेल प्राइस मान लो, WDV घटा दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट है तो टैक्स पेएबल होगा, प्रॉफिट में टैक्स रेट इंटू कर दो। लॉस है तो टैक्स सेविंग होगी, कैसे आएगा, लॉस में टैक्स रेट इंटू कर दो। और सेल्वेज वैल्यू पोस्ट टैक्स कैसे आएगा, तो सेल्वेज वैल्यू में से अगर टैक्स पेएबल है तो घटा दो, और टैक्स सेविंग है तो जोड़ दो। पेएबल आउटफ्लो का काम करता है तो सेविंग इनफ्लो का काम करता है, जोड़ दो। ठीक, समझ में आया कैश फ्लो। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो सेल्वेज वैल्यू की वैल्यू हमेशा नील मानना, एज्यूम कर लेना नील है। और दूसरा वर्किंग कैपिटल तो हमेशा ही अगर लगा हुआ है तो रिलीज होगा, उसमें क्वेश्चन बोलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, टैक्स इफेक्ट अगला पॉइंट है। देखो जितने भी खर्चे हैं ना, उसमें भी टैक्स हम कटा के आफ्टर टैक्स लेते हैं और जितने भी रेवेन्यू है उसमें भी हमें टैक्स पे करने होते हैं ना कमाई पे, उसको भी आफ्टर टैक्स करते हैं। ठीक, तो यही लिखा है, एवरी इनकम हैज अ टैक्स पेएबल, हर एक इनकम पे टैक्स पेएबल होगा, और हर एक एक्सपेंस पे टैक्स सेविंग होगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपको करना है, खर्चे को आफ्टर टैक्स लेके नेट खर्चा लेना है। अगर ये ऐसे टाइप का पूछता नहीं है बाई चांस। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का 2 रेट दिया है, बोला है अकाउंट के हिसाब से ये और इनकम टैक्स के हिसाब से ये। तो टैक्स वाले रेट से डेप्रिसिएशन निकालना है, हमें अकाउंट से क्या लेना देना। अरे हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम रियल टैक्स देखेंगे ना, कि कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के पर्पज के, क्योंकि जितना इनकम टैक्स अलाउ करेगा उतना ही तो हमें सेविंग होगी। अगला रिलेवेंट कॉस्टिंग 2 सेकेंड बाद देखते हैं। ये देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था सर, ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था ना, जो भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं फाइनेंस करके, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का जितना कॉस्ट है, कि जितना आपको देना पड़ेगा उनको, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये यहाँ पे लिखा है, मिनिमम रिटर्न सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना उनको देना पड़ेगा। दूसरा कि सर कम से कम, एक बात बताओ, जितना ये कॉस्ट है हमें कम से कम मिनिमम उतना ही इस प्रोजेक्ट से रिटर्न कमानी पड़ेगी ना, तो हमारा कंपनी का शेयर प्राइस मेंटेन रहेगा। अगर इससे ज्यादा रिटर्न कमाए, यहाँ 12%, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। अभी मैंने बताया था ना, वेल्थ क्रिएट होगा। कम कमाए तो शेयर प्राइस गिरेगी, और उतना ही कमाए तो शेयर प्राइस मेंटेन रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने एडिशनल लिखा हुआ है, मिनिमम रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट टू मेंटेन शेयर प्राइस, कि कम से कम जितना कॉस्ट है उतना ही कमाओगे तो शेयर प्राइस मेंटेन रहेगा। कम कमाओगे गिर जाएगा शेयर प्राइस, क्योंकि वेल्थ डिक्रीज हो जाएगी। ज्यादा कमाओगे बढ़ जाएगा शेयर प्राइस। ठीक है, अगला है रिलेवेंट कॉस्टिंग। देखो फाइनेंस का डिसीजन लेते टाइम कुछ चीजों को ध्यान देना होता है। एक तो संक कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। संक कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है। एक प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रहा हूँ, ठीक है,
ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5 लाख रुपया इनकर्ड हो चुका है। अब आगे मेरे पास ऑप्शन है, सपोज कि प्रोजेक्ट का ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट में क्या 5 लाख रुपया जो ऑलरेडी इनकर्ड है वो भी लगाऊंगा? नहीं, हमेशा अब क्या होगा, वो देखो वो तो प्रोजेक्ट नहीं भी करते तो 5 लाख तो वेस्ट हो गया है ना, वो तो लग चुका है। तो जो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड हो गए हैं उसको इग्नोर करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक मशीन खरीद के ले आ रहा हूँ, ठीक है, उससे 1 लाख रुपया कमाई हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पे लो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो, एक डॉक्टर का क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल ले लो। एक डॉक्टर एक मशीन खरीद के लाया, एक्सरे मशीन, उससे 1 लाख रुपए कमाई हो रही है। और पहले क्या था, जब वो मशीन नहीं था, वो डॉक्टर ना एक्सरे कहीं बता देता था कि आप यहाँ से एक्सरे कराइए, और वहां से 20,000 कमीशन मिलती थी। अब रियल में उस मशीन की कमाई 1 लाख थोड़ी ना है, सिर्फ 80,000 है, क्योंकि उस मशीन के आने की वजह से एक कमाई छूट भी तो गई। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, वैसे ही फॉर फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक प्रोडक्शन के लिए नया मशीन हमने रखा है, उससे जो कमाई हो रही है सिर्फ वो नहीं ध्यान देना, उसके आने की वजह से अगर कोई ऑलरेडी जो हम प्रोडक्शन रेगुलर प्रोडक्शन करते थे उसमें क्वांटिटी अब कम हो गया प्रोडक्शन में, तो उस पर जो कंट्रीब्यूशन लॉस है उसको भी एडजस्ट करना है उसमें। एलोकेटेड कॉस्ट सम कॉस्ट है, खर्चा है हेड ऑफिस का जो एलोकेट होता है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। अवॉइडेबल कॉस्ट, हाँ ये लेंगे। अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब होता है उस प्रोजेक्ट में या उस फिक्स एसेट में लगाओगे तो वो कॉस्ट इनकर्ड हुआ तो रिलेवेंट है ना, नहीं लगाओगे तो नहीं इनकर्ड होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस व्हाइल कंप्यूटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। एक बात बताओ, जब भी आप पैट निकालते हो, सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स निकालते हो, मान लो ये निगेटिव आया, इसके बाद आप क्या करते हो, टैक्स घटाते हो, पैट आता है, उसके बाद डिप्शन जोड़ दोगे, यही पढ़ा था हमने, पैट में डिप्शन जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर डिप्शन घटा हुआ है। ठीक, अब निगेटिव निगेटिव आया, निगेटिव में टैक्स पे तो नहीं करते पर टैक्स सेविंग हो जाती है। 1 लाख का लॉस नहीं है, अगर 40% है, मान लो 40,000 आप घटा दोगे, सिर्फ 60,000 का आपका लॉस है। क्यों, एक बात बताओ, 1 लाख के लॉस पे टैक्स सेविंग भी तो होगी। क्यों सेविंग होगी, हम उस आप सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़े होगे, एक का लॉस दूसरे सेटअप कर सकते हैं, तो सेटअप करोगे तो आपकी कमाई कम हो जाएगी और टैक्स सेविंग हो जाएगा। मान लो सेटअप नहीं भी करते तो कैरी फॉरवर्ड तो पढ़े हो कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी किसी की केस में 4 ईयर है, किसी में इनफाइनाइट पीरियड है, वो हमारी मुद्दा अब डिस्कशन नहीं है। तो टैक्स का है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तब भी तो टैक्स बच जाएगा, अगले साल कमाओगे उससे एडजस्ट कर लोगे। लेकिन जब क्वेश्चन क्लियरली बोल दे कि लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो इस पे टैक्स नहीं आपको घटाने हैं, सीधा 1 लाख ही लेना है पैट, मतलब लॉस, ये लॉस है ना, पैट निगेटिव में मैंने लिया है, पैट ही लिख दो आप, और तब इसमें डेप्शन जोड़ दोगे। ठीक, यानी कि जब क्वेश्चन क्लियरली कहता है कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यानी कि उस पर तो टैक्स बच ही नहीं पाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो लैप्स हो जाएगा, तो 1 लाख टैक्स घटाने नहीं है क्योंकि टैक्स सेविंग होगी नहीं वहां पे। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आते हैं कैपिटल बजटिंग के टेक्निक पे, प्रोजेक्ट इवेल्युएट कैसे करते हैं। देखो ये जितने भी टेक्निक है ना, पांचों आपको ये डिसीजन लेने में मदद करते हैं। एक तो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो करे कि ना करे उस प्रोजेक्ट को, एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब 2 अल्टरनेटिव है, 3 अल्टरनेटिव है, तो उनमें से कौन सा करे, है कि नहीं, ये बताता है। ये जो भी कैपिटल बजटिंग का टेक्निक्स है, ये पढ़ने के बाद आपको ये डिसीजन लेने में, मतलब ये डिसीजन लेना सिखाता है। सिंगल प्रोजेक्ट है तो करे कि ना करे, अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो सबसे बेहतर कौन सा है जिसको करे। पहला है इसमें ARR, एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देखो अकाउंट में ना पैट का कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंट इंपोर्टेंस किसको देता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, रिटर्न निकालने हैं तो एवरेज पैट ले लो, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, या फिर एवरेज पैट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एवरेज पैट कैसे निकलेगा,
जितने भी मान लो 4 साल का प्रोजेक्ट है, चारों साल में जितना पैट है जोड़ दो, डिवाइड बाई 4 कर दो, तो एवरेज आ गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो लिखा है मैंने, इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लिख दो सर, वो फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अच्छा, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, T0 में इन्वेस्टमेंट कितना है वो ले लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। T1 यानी कि साल के लास्ट में कितना है वो ले लो, और दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दो जोड़ के, उसको बोलते हैं एवरेज। स्टार्टिंग का एंडिंग का डिवाइड बाई 2, स्टार्टिंग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लगता है। एंडिंग में पता है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये रह जाती है, सेल्वेज वैल्यू जिसको बोलते हैं, और डिवाइड बाई 2 कर दोगे दोनों का जोड़ के, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये सारे जो इलस्ट्रेशन है बुक का ही है आपके, मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक के अंदर एक एक इलस्ट्रेशन डाला है। क्वेश्चन थोड़ी देर में कराऊंगा पास्ट ईयर। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस मच, इट एल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये पैट दिया हुआ है, एंड आफ्टर डिप्शन, जाहिर सी बात है पैट तो आफ्टर डिप्शन ही होगा। 5 साल का, और इनका टोटल भी दिया है, मतलब एवरेज पैट कैसे निकलेगा, डिवाइड बाई 5, यही हमने पढ़ा था ना। टोटल प्रोजेक्ट का पैट जोड़ लो, जितने साल का है 92,000। अब हमने दो तरीके से निकालना सीखा था ARR, एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके, और एक एवरेज इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये रहा 10 लाख, एवरेज इन्वेस्टमेंट पता है यहाँ दिया है, मशीनरी ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000, ये सेल्वेज वैल्यू है, साल के एंड में कितने में मशीन बिकेगी। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा सर, 10 लाख प्लस 80,000, ये अभी का इन्वेस्टमेंट, ये सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई 2, 5,40,000। ठीक, अच्छा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ये है 10 लाख। अब बताओ 92 डिवाइड बाई 10 इंटू दिस, 92 डिवाइड बाई 542, सिंपल है। अच्छा डिसीजन कैसे लेते हैं इसको, दो प्रोजेक्ट है, तो जिसका सबसे ज्यादा ARR होगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसी को सिलेक्ट करेंगे ना, जिसमें सबसे ज्यादा पैट हो। एज कम्पेयर, जो भी इन्वेस्टमेंट तो दोनों में सेम लग रही है, पर जिसमें सबसे ज्यादा कमाई हो उसको। अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो तब हम क्या ध्यान देंगे कि जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पीछे से जो पैसा लिया है उस पर कम से कम उससे ज्यादा तो कमाई होनी चाहिए, तो ARR क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, छोड़ दीजिए नीचे, पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड, आप सिर्फ कंसेप्चुअली समझो, क्वेश्चन तो एकदम आराम से बन जाएगा। और कैपिटल बजटिंग तो और बेसिक तरीके से मैं चाहता हूँ आपको पढ़ाना। इट इज दैट, हाँ, पे बैक पीरियड क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में रिकवर हो जाएगी। अच्छा बताओ, मान लो मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया और हर एक साल ना 2,000 2,000 2,000, अगले 5 साल तक 2,000 आएगा, सॉरी अगले 8 साल तक 2,000 करके आएगा। मुझे कितने साल में मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, 2 + 2 + 2, 5 साल के अंदर। इसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड, कि कितने साल में आपको वो जो प्रोजेक्ट है ना आपको पे बैक कर दिया आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका, एक तो यूनिफॉर्म कैश फ्लो है कि हर एक साल कैश फ्लो सेम है, जैसे मेरे केस में था कि 2,000 2,000 2,000 आ रहा था, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई कैश फ्लो आफ्टर टैक्स देख लो, 10,000 डिवाइड बाई 2,000 करोगे, 5 साल में आ जाएगा ना, 2,000 अगर पैसा है तो 10,000। पर अगर कैश फ्लो अलग है, किसी साल में 2,000 आया, किसी साल में 3,000 आया, तो ये फॉर्मूला लगाना है, लोअर रेंज प्लस डिफिशियंसी डिवाइड बाई कैश फ्लो अपर रेंज। क्या होता है ये लोअर अपर, अभी समझाता हूँ, नीचे आ जाओ, कैलकुलेट, यहाँ पे ये डिस्काउंटेड पे बैक का है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इनिशियल अगर मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होता है, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो दिया है
ये दिया है। सबसे पहले ईयर लिख लेना, कैश फ्लो लिख लेना, कुमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लेना। कुमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब हर एक साल का कैश फ्लो पिछले कैश फ्लो से जुड़ के कुमुलेटिव हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट ईयर का उतना ही होगा 30, पर सेकेंड ईयर का कैश फ्लो इतना है ना, पिछले साल का जोड़ के कुमुलेटिव कितना आएगा, ये थर्ड ईयर का तीनों साल का जोड़ के, चौथे साल का कुमुलेटिव इस साल प्लस पीछे का चारों साल का जोड़ के, ये इसी को बोलते हैं कुमुलेटिव कैश फ्लो। कुमुलेटिव का मतलब पिछला वाला जोड़ते जाना है उसमें। अब देखो फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, एक बात बताओ, 1 लाख कौन से साल में रिकवर हो रहा है? पे बैक पीरियड का मतलब यही होता है ना कि कितने साल में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। तो 1 लाख रिकवर हो रहा है सर, पहले साल में तो सिर्फ 30,000 आएगा, दूसरे साल में 30 प्लस 35 जोड़ के 65 आएगा। कुमुलेटिव इसीलिए तो करवाए थे। थर्ड ईयर में 30 प्लस 35 प्लस 40 जोड़ के 1,05,000 आएगा। सर दूसरे साल में तो नहीं हो रहा है, तीसरे साल में तो उससे ज्यादा ही हो जा रहा है। तो यानी कि दूसरे और तीसरे साल के बीच में 1 लाख कहीं आता है ना। 2 साल के एंड में कितना है 65, तीसरे साल के एंड में 1,05,000, तो दूसरे और तीसरे के बीच में पे बैक पीरियड होनी चाहिए, है कि नहीं? तो लोअर रेंज, ये दो दो रेंज हो गए, ये लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है। अब फॉर्मूला लगाओ, लोअर रेंज यानी कि 2 ईयर, लोअर रेंज यही है ना, क्योंकि 2 साल तो लगेंगे लगेंगे प्लस कुछ महीने लगेंगे, है ना। डिवाइड में क्या था ऊपर, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब कितना और रिकवर करना है। तो देखो 2 साल, दूसरे साल में 65 है, तो 1 लाख में 65 घटा दो तो आ जाएगा डिफिशियंसी कितना और रिकवर करना है, डिवाइड बाई कैश फ्लो ऑफ अपर रेंज। अपर रेंज कौन सा है, ये तीसरा साल है ना, तो इसका कैश फ्लो कितना है 40,000, तो ये ले लो। लोअर रेंज प्लस डिफिशियंसी, डिफिशियंसी कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट में से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से जो हमारा लोअर रेंज है उसका कैश फ्लो, कुमुलेटिव कैश फ्लो घटाने के बाद। अगर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूछे, कुछ नहीं करना है, कैश फ्लो ना लेके क्या ले लेना है उसके बदले, उसके बदले ले लेना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हो आप। सेमी सेमी क्वेश्चन को फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू यूज करना है, कैश फ्लो ना यूज करके। तो कुमुलेटिव भी किसका लेना है, प्रेजेंट वैल्यू का कुमुलेटिव लेना है। देखो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ईयर लिख लिया मैंने, कैश फ्लो लिख लिया, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इनटू करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं है, पर आप करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल दिया, अब कुमुलेटिव कर दो, किसका, इसका कुमुलेटिव करना है, ये वाले का, प्रेजेंट वैल्यू वाले का। अब बताओ 1 लाख कहाँ रिकवर हो रहा है, इस रेंज के भीतर, ये लोअर ये अपर। लोअर रेंज क्या है 3 प्लस डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब 1 लाख माइनस कितना रिकवर हो गया अभी तक, डिवाइड बाई कैश फ्लो ऑफ अपर रेंज। अपर रेंज क्या है, ये साल है ना चौथा साल, ये अपर रेंज, इसका कैश फ्लो ये रहा। समझ में आया? डिस्काउंटेड पे बैक में बस प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद प्रेजेंट वैल्यू का कुमुलेटिव करना है, और तब उसमें वो फॉर्मूले फॉर्मूले लगाने। डिसीजन कैसे लेंगे, तो देखो दो प्रोजेक्ट है, तो जिसका सबसे कम पे बैक पीरियड हो, हम तो वही चाहेंगे ना कि जो प्रोजेक्ट सबसे पहले फटाक से मेरा इन्वेस्टमेंट कमा के दे दे मुझे। एक सिंगल प्रोजेक्ट है तो पे बैक पीरियड क्या होनी चाहिए, एक तो देखो लाइफ से कम होनी चाहिए प्रोजेक्ट की। 5 साल का प्रोजेक्ट है तो मैं ये थोड़ी ना सोचूंगा 5 साल का प्रोजेक्ट है और 8 साल में मैं कमाऊं, कोशिश करना है लाइफ से कम हो। दूसरा, मैनेजमेंट के परसेप्शन एक्सपेक्टेशन अनुसार, अगर हमने सोचा है कि मैं उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा जो 2 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट कमा के दे दे, तो वही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूंगा ना। तो यही लिखा है मैनेजमेंट की प्री डिटरमाइंड जो पीरियड है उससे जो कम होगा पे बैक पीरियड, उसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला है एनपीवी, देखो
ये मैंने एक एग्जांपल लिया 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। ये आउटफ्लो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पहले साल का इनफ्लो ये, दूसरे साल का ये, और तीसरे साल का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये, प्लस तीसरे साल जो साल के एंड है वहाँ कुछ आएगा, एक तो वर्किंग कैपिटल आएगा अपने पास और सेल्वेज वैल्यू आएगा। मैं मान के चलता हूँ सेल्वेज वैल्यू कुछ नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल है। ओके, प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि एक तो इनफ्लो का पीबी ले लो, निकालो, इनफ्लो में क्या क्या है, ये है सर, ये है, प्लस तीसरे साल में तो ये भी और ये भी है, तो इसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, इस कैश फ्लो को पीबी फैक्टर से इनटू कर दो। पीबी फैक्टर आपके एग्जाम में दिया होगा, नहीं दिया होगा बाई चांस तो पीबी फैक्टर निकाल सकते हैं। 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना हो तो 1 डिवाइड बाई 1.1 करोगे। 1.1 का मतलब क्या होता है, 1 प्लस आर, यानी कि 1 प्लस, वैसे फॉर्मूला ये है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, आर मतलब ये 10%, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.1। जब डालोगे कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाई 1.1, जो भी आएगा ये पहले साल का है, फिर इज इक्वल टू दबाओगे तो ये दूसरे साल का, फिर इज इक्वल टू दबाओगे तीसरे साल का, बस इक्वल टू दबाते रहो। ये चौथे साल का, पांचवें साल का मान लो पांचों साल का जोड़ के एन्यूटिक फैक्टर निकालना हो पीवी का तो जीटी दबा दो, सब टोटल हो जाएगा। वैसे आपको कैलकुलेटर पे सॉरी निकालना नहीं है, एग्जाम में दिया रहेगा, उसको यूज करना है। कैलकुलेटर पे निकालोगे, कैलकुलेटर राउंड अप नहीं करता, एग्जाम में राउंड अप करके दिया होता है, अमाउंट में थोड़ी सी फर्क आ जाएगा और एग्जामिनर उसी को करेक्ट करेगा जो एग्जाम में दिया था पीवी फैक्टर। इनफ्लो का पीबी ले लोगे और लेस कर दोगे, उसमें से लेस कर दोगे क्या, पीबी ऑफ आउटफ्लो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तब आ जाएगा एनपीबी। इनफ्लो का पीबी निकाल लो और आउटफ्लो को घटा दो तो एनपीबी आ जाएगा। आप बोलोगे सर आउटफ्लो तो खुद आज खड़ा है, पीबी पे खड़ा है, इसका पीबी आपने क्यों लिखा है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्वेश्चन ऐसा बोले कि पहले साल में 1 लाख रुपया लग रहा है प्रोजेक्ट में, दूसरे साल में 20,000 और लग रहा है, तो 2 आउटफ्लो हो गए, पर ये तो 1 साल बाद खड़ा है तो इसका भी पीबी करके तब इसमें जोड़ने पड़ेंगे ना 1 लाख में, है कि नहीं। आपको तो टोटल आउटफ्लो घटाने हैं, प्रोजेक्ट में जितना लग रहा है, अगर 1 साल बाद भी कुछ लग रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पीबी ऑफ आउटफ्लो लिखा है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको निकाल के इलिस्ट्रेशन के साथ। फिलहाल आप बताओ जो भी ये एनपीवी होता है ना, यही तो है वेल्थ क्रिएटेड, कि एक फॉर्म ने अपने इन्वेस्टमेंट से कितना वेल्थ क्रिएट किया, यही है एनपीवी। इसलिए कोई एनपीवी देखो पॉजिटिव है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो मैंने लिखा है एनपीवी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। रियल में जो मार्केट है उसमें इतना ही नहीं बढ़ता, शेयर प्राइस बढ़ता जरूर है, हो सकता है इससे ज्यादा बढ़ जाए, कम बढ़ जाए, पर थ्योरेटिकली इतना बढ़ना चाहिए। ठीक, 2 प्रोजेक्ट है तो जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा वो सिलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव एनपीवी। एक प्रोजेक्ट है तो कोशिश करेंगे एनपीवी 0 से ज्यादा हो, यहाँ लिखा है बुक में कि 0 या उससे ज्यादा, और 0 भी क्यों सेलेक्ट करेंगे, 0 का मतलब होता है जितना हमारा कॉस्ट है ना उतना ही हम कमा रहे हैं, तो ऐसा काम ही क्यों करेंगे कि जितना कॉस्ट है उतना कमा रहे हैं, 5 साल इंगेज रहे एक चीज में और कमाए कितना, जितना हमें देना है उतना ही कमाए। तो रियली में पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट को लेना चाहिए। देखो कोई भी टेक्निक के बारे में क्वेश्चन नहीं बोला और एक प्रोजेक्ट को इवेलुएट करना हो तो ये सबसे बेहतर टेक्निक है, एनपीवी से आप इवेलुएट करना। क्यों सबसे बेहतर है, अगला जो आईआरआर है वो पढ़ने के बाद दोनों का एक कंपैरिजन बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा एनपीवी इज वाई बेटर। चलो सॉरी, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट विथ नेट इन्वेस्टमेंट दिस मंथ, यही है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना। आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो, देखो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, इसका पीबी करना है, साल के लास्ट में कुछ आ रहा है, ये सब नहीं दिया है, सिंपल इलस्ट्रेशन है। फर्दर द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, ठीक है, और पीवी फैक्टर दिया। अब बताओ ये जो तीनों
इनफ्लो है उसको पीबी कर दोगे, ये आ गया, और आउटफ्लो घटा दोगे। वैसे मैं ऊपर ना लिख के क्या करता हूँ, इसका टोटल करने के बाद ये 1,27,000 आता, नीचे घटाता मैं आउटफ्लो, तो ये 27,340 आता है ना, ऐसे आता। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे आउटफ्लो घटाओ, आप टेबल में भी ले सकते हो। जीरो ईयर में, जीरो ईयर का पीवी फैक्टर होता है 1, क्यों, उसको पीवी करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है ना, वो तो खुद ही जीरो पे खड़ा है। चलो अगला है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या फिर इसका बहुत सारे नाम है, पीवी इंडेक्स, मेथड, कॉस्ट बेनिफिट इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, थोड़ा बहुत नाम याद रख लेना, कभी कभी इसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर या फिर कॉस्ट बेनिफिट इंडेक्स करके पूछ दिया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, एनपीबी में ना नेट एनपीबी निकालते थे, इसमें क्या निकालते हैं, पीबी ऑफ इनफ्लो ऊपर ले लो। कैसे निकालते हैं, जैसे एनपीबी के लिए पीबी निकाल रहे थे, सारे कैश फ्लो का पीबी कर दो, डिवाइड बाई पीबी ऑफ आउटफ्लो। सर आप आउटफ्लो ना लिख के पीबी क्यों लिख रहे हैं, अरे आउटफ्लो ही लिखना चाहिए था मुझे। और आउटफ्लो एक तो जीरो ईयर में है, वो सिर्फ आउटफ्लो है, और एक साल बाद भी अगर प्रोजेक्ट में कुछ पैसे लग रहे हैं तो उसका पीबी निकाल के जोड़ना पड़ेगा ना, वो भी आउटफ्लो है लेकिन एक साल बाद है। आज के टर्म्स में तो पीबी निकालने पड़ेंगे, इसीलिए मैं लिखता हूँ हमेशा पीबी ऑफ आउटफ्लो, की याद रहे मुझे। ठीक है, अब ये आपको शो क्या करता है, इस ये जो भी आता है कि 1 रुपया का आउटफ्लो के लिए 1 रुपया आपने पैसा लगाया तो उसके बदले आपने कितना रुपया पैसा जनरेट किया प्रोजेक्ट से। ठीक, अगर इसका वैल्यू 1.27 है, यानी कि 1 रुपया प्रोजेक्ट में लगाओगे तो 1.2734 रुपीज आपको प्रोजेक्ट से आएगा। तो ये जो 0.2734 है ना, ये एक्स्ट्रा रुपया है जो प्रोजेक्ट आपको पर रुपी कमा के दे रहा है। ठीक है, अब देखो एनपीवी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू पीआई-1। क्यों, पीआई तो वही है ना, मान लो ये है पीआई फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि 1 रुपया लगाने से कितना हमें इनफ्लो आ रहा है, इसमें से ये घटा दोगे तो एक्स्ट्रा वाला क्या है, एक्स्ट्रा वाला जो है वही तो है प्रोजेक्ट का कमाई, और वो पर रुपी टर्म में है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट से इंटू कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब देखो डिसीजन मेकिंग है, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट है, कोशिश करेंगे जिसका पीआई सबसे ज्यादा वो लेने का, हम तो वही कोशिश करेंगे ना कि 1 रुपया लगा के सबसे ज्यादा इनफ्लो किससे है। अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट है तो कोशिश करेंगे 1 से ज्यादा पीआई है तभी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। क्यों, क्योंकि 1 होने का मतलब है कि जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो है, जितना आउटफ्लो है सॉरी उतना ही पीबीएफ इनफ्लो है, तो मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, 1 से ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ इक्वल टू या मोर देन 1 लिखा हुआ है, पर रियल लाइफ में कोई इक्वल टू पे काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि पीबी तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से निकाला है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कमाई जुड़ी है पीबी निकालते टाइम, तो क्या सिर्फ प्रोजेक्ट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही कमाएंगे, नहीं, उससे ज्यादा कमाएंगे तभी तो वैल्यू जनरेट होगा, उतना कमाएंगे तो शेयर प्राइस मेंटेन रहेगा, मैंने पढ़ाया था ना आपको। चलो, तो यही क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल बना दिया है। इस क्वेश्चन में क्या था, इनफ्लो पीबी 1,27,000, ये अगर ना घटाते तो टोटल इनफ्लो ये तीनों साल का 127 आता, आउटफ्लो क्या था, इतना निकल गया। सेमी क्वेश्चन में दोनों निकाल दिया, एनपीबी और ये पीआई। आईआरआर देखो, ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि आपको एग्जाम में जो 2 रेट है ना, वो 2 रेट दिया ही होता है। आईआरआर का मतलब होता है रियल एक प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न है, रियल रेट ऑफ रिटर्न। अभी तक तो हम प्रोजेक्ट को केसी से तान रहे थे ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, है कि नहीं। अब देखो, जो भी मान लो 10% आप के रेट से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला और प्रोजेक्ट में कमाई 2% है, तो 2% एक्स्ट्रा की वजह से एनपीवी पॉजिटिव आ रहा था ना, है कि नहीं। अगर प्रोजेक्ट को 12% से ही पीवी करते
यानी कि जितनी कमाई है उसी रेट से पीबी करते हैं, तो एनपीवी पॉजिटिव आता ही नहीं। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, तो सर इट इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये वो रेट है जहाँ पे एनपीवी जीरो होता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, एनपीवी जीरो होता है। इसी पॉइंट से क्वेश्चन भी ब्रेक होता है कई बार कि एनपीवी जीरो हो जाएगा। अगर इस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे इनफ्लो का और आउटफ्लो घटाओगे तो एनपीवी जीरो आएगा। निकालते कैसे हैं, दो रेट पे एनपीवी निकाल लो, दोनों रेट दिया होगा एग्जाम में, मान लो 10% दिया है, 12% दिया है, दोनों रेट पे एनपीवी निकाल लो और फॉर्मूला लगा दो। लोअर रेट कौन सा, ये प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, 10% में एनपीवी कितना है, एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर, इसका एनपीवी माइनस इसका एनपीवी इनटू हायर रेट 12% माइनस लोअर रेट 10%। अभी इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आ जाएगा आईआरआर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जाओ, 5 साल है, कैश इनफ्लो है और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। चलो एक तो सॉरी, गले में काफी प्रॉब्लम आ जाता है ज्यादा देर बोलने पे। चलो 10% के रेट पे पहले हमने एनपीवी निकाला। कैसे एनपीवी निकलता है सर, कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, ठीक है, और उसमें से वैसे पीआई। एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर कैसे निकलता है, एनपीवी एट लोअर, पीबी लोअर रेट पे माइनस आउटफ्लो पीबी ऑफ इनफ्लो माइनस ये क्या है हायर रेट का, माइनस पीबी एट हायर रेट पीबी ऑफ इनफ्लो एट हायर रेट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आउटफ्लो। अब आउटफ्लो कट जाएगा तो ये क्या बनता है, पीबी ऑफ इनफ्लो एट लोअर रेट माइनस पीबी ऑफ इनफ्लो एट हायर रेट, ये बनता है ना। तो कई बार सिर्फ पीबी यूज कर दिया होता है, इसके बदले एनपीबी के बदले आप पीबी ऑफ इनफ्लो भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी फॉर्मूले को ब्रेक करके वो बना है। यहाँ इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया है, सिर्फ पीबी को ही यूज कर दिया है, पर आप एनपीबी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीबी कैसे निकलेगी सर, एनपीबी निकल जाएगी ना, बस आउटफ्लो ही तो घटाना है इनफ्लो में से। कितना था 136, बताना जरा। आप सीधा पीबीएफ इनफ्लो भी यूज कर सकते हैं, एनपीबी नीचे जो दोनों एनपीबी है उसके बदले, ठीक है। मैंने बताया भी लॉजिक, तो उस फार्मूले को ब्रेक करोगे, आउटफ्लो आउटफ्लो कटने के बाद पीबीएफ इनफ्लो ही बस बचेगा। वैसे मैं हमने जो अभी पढ़ा है उस तरीके से निकाल के बताता हूँ आपको। चलो आईआरआर का फॉर्मूला क्या है, लोअर रेट बताओ, 12% और 10% में से कोई भी दो रेट पे आप एनपीवी निकाल लो। मैंने 10 और 12 पे निकाला है। लोअर रेट क्या है सर 10, एनपीवी एट लोअर रेट ये रहा, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। अब माइनस माइनस ये ऑलरेडी माइनस में प्लस हो जाएगा, इनटू हायर रेट 12% माइनस लोअर रेट 10%। जरा बताओ, सेवन 0.7049 आया, तो 4 है, 5 होता तो हम 7 1 कर देते, ये आया 7047%। अब देखो राउंड अप कर दो, हमेशा 2 डिजिट लो, ये 5 होता तो ये 1 कर देते, 4 है तो इसको एलिमिनेट कर दो,
समझ में आया IRR? एक लास्ट है MIRR, पूछता नहीं है एग्जाम में पर सीख लो, समझ लेंगे। कम जो भी प्रोजेक्ट में कैश फ्लो किस रेट से कंपाउंड हुए ये बताता है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते कैसे? सिंपल है, फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू निकाल लो सारे कैश फ्लो का। मान लो ये एग्जाम्पल है, सॉरी नेगेटिव में नहीं 50, 60, 80 इनफ्लो है और ये 1 लाख क्या है? आउटफ्लो है। ठीक है फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा? ये तो फ्यूचर में ही खड़ा है, मतलब सबको ना यहाँ लेके आना है, थर्ड ईयर के एंड में इसको यहाँ लेके जाना है, इसको यहाँ लेके जाना है ना। सारे कैश फ्लो को फ्यूचर में लेके जाओ। अब फ्यूचर वैल्यू का जब बनाओगे ना तो फ्यूचर वैल्यू का भी फैक्टर दिया होता है। ईयर 1, 2, 3 अगर लिखोगे, कैश फ्लो लिखोगे 50,000, 60,000, 80,000। देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा ऊपर से प्लॉट करते हैं, ऊपर से डालते हैं, पर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर जो भी दिया होता है ना वो नीचे से डालते हैं ऐसे। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ईयर 1 का कहाँ डालोगे? इसमें, ईयर 2 का इसमें, और यहाँ 0 ईयर का, क्योंकि ये तो फ्यूचर में ही खड़ा है तो 0 ईयर का हमेशा 1 होता है। कैसे? 0 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है, वैसे ही 0 ईयर का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी 1 होता है। सेकेंड ईयर का इसमें डालोगे, थर्ड ईयर का इसमें डालोगे, उल्टा प्लॉट करना है, इनटू कर दोगे फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा, जोड़ दोगे टोटल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अगर तो क्वेश्चन कभी आता नहीं है, आएगा तो फ्यूचर वैल्यू देगा। लॉजिक क्या था कि नीचे से डालने हैं फ्यूचर वैल्यू। सबसे लास्ट वाला ईयर 0 है, उससे एक ईयर 1 है और फ्यूचर वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दोगे तो ग्रोथ फैक्टर आ जाएगा और फार्मूला लगा देना है G होल 1 डिवाइड बाई n-1, जो भी आंसर आएगा वही आएगा मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे ना लगा के एक और तरीका है कि टेबल नंबर 2 में देखो n होता है इधर लिखा हुआ और ऊपर लिखा हुआ होता है रेट, मान लो 10%, 12%, जो भी ये G आया ना ग्रोथ, ये देखो कौन से साल, ये जो साल है आपका, मान लो प्रोजेक्ट का लाइफ 5 ईयर है, 5th ईयर में कौन से रेट पे मैच करता है? एग्जैक्टली किसी भी रेट पे उतना ग्रोथ रेट मैच नहीं करेगा, पर दो रेट के बीच में तो आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये 1.23 है, एक रेट है 1.1, दूसरा रेट है 1.30। ठीक है, मान लो इसके बीच में आता है ना, तो ये दोनों ले लोगे और फार्मूला लगा दोगे। लोअर रेट यानी कि 10%, फैक्टर ऑफ लोअर रेट ये, डिफरेंस इन फैक्टर दिस माइनस दिस, इनटू हायर माइनस लोअर 12 माइनस 10। जैसे एनपीवी था उसी से मिलता जुलता है, पर ये टेबल नंबर 2 वाले कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला से ही निकाल लेना। चलो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ही है, सेम देखो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर उल्टा प्लॉट हुआ है ना, इसमें 1 डाला है, ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का इधर, थर्ड इधर और फोर्थ ईयर का इधर डाला हुआ है। अब ध्यान से देखोगे तो फ्यूचर वैल्यू निकाला, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय दिस, ये है ग्रोथ जिसको जी बोल रहे हैं, और फार्मूला लगा दिया आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए बस बता दिया था अब देखो टेक्निक खत्म हो गए, स्पेशल केस में बाद में आएंगे, पहले टेक्निक में कुछ क्वेश्चन देखते हैं पास्ट ईयर। CK is planning to buy a new machine, गुड, डिटेल दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीन ठीक है, लाइफ 8 ईयर ठीक है, 8 साल है तो 8 साल कमा के देगा हमें। फिर इसी को मैं सेल्वेज वैल्यू बोलता हूँ ना, रेसिडुअल वैल्यू, मशीन के साल के लास्ट में क्या वैल्यू है? नील है। अच्छा कॉस्ट ऑफ मशीन पता है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आता है, प्लस वर्किंग कैपिटल होगा तो वो भी जोड़ देंगे कॉस्ट ऑफ मशीन में, ठीक है। एनुअल प्रोडक्शन,
मशीन 1 लाख यूनिट बनाएगा, तो वो सेल प्राइस इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो दोनों में से सेल में से वेरिएबल घटा दोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3 रुपीज। अच्छा, 1 लाख यूनिट है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा जो हर एक साल वो मशीन अगले 8 साल तक कमा के देगा, 3 लाख रुपीज। एनुअल फिक्स कॉस्ट डेप्सन को छोड़ के, जाहिर सी बात है पहले नॉर्मल फिक्स कॉस्ट घटाएंगे फिर डेप्सन घटाएंगे, डेप्सन को छोड़ के 1 लाख है तो हर एक साल कितना, 2 लाख रुपया कमाई हो रही है फिलहाल, और भी खर्चे घटने हैं अभी। उसके बाद देखो फर्स्ट ईयर में एक और खर्चा है एडवर्टीजमेंट का 20,000 एंड फिफ्थ ईयर में एक खर्चा है 30,000। अब जब भी आप कैश फ्लो निकालोगे, आप खुद बताओ, चलो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी फॉर्मेट में आप कर लेना, जब भी आप कैश फ्लो निकालोगे ईयर लिख लो, मान लो 1 2 से लेके फिफ्थ ईयर में है ना 4 तक कैश फ्लो सेम रहेगा, फिफ्थ ईयर का अलग, और 6 से लेके 8 तक सेम रहेगा। हर एक साल देखो कंट्रीब्यूशन कितना था, 3 लाख, इधर भी 3 है ना, एक फिक्स कॉस्ट था ना 1 लाख का, हर एक साल घटेगा। अब देखो पहले साल में एडवर्टीजमेंट घटाना है 20,000, फिफ्थ ईयर में क्या घटाना है, मेंटेनेंस 30,000, ये भी खर्चा घटा दोगे है ना, तब घटाओगे डेप्शन। अच्छा बताओ, पहले देख लेते हैं नीचे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, यानी कि 12% का फैक्टर यूज करना है पीवी निकालने के लिए। इग्नोर टैक्स, टैक्स को इग्नोर करिए, टैक्स रेट दिया भी नहीं है, ठीक है तब तो और आसान हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू से, अगर कुछ नहीं बोलता तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही डिसीजन देते हैं, एनपीबी अगर पॉजिटिव आया तो हाँ, एनपीबी निगेटिव आया तो नहीं। डेप्रिसिएशन बताओ, डेप्सन कितना आएगा सर, इतना है, डिवाइड बाई 8 कर देते हैं, देखो अब यहाँ पे अगर डेप्सन घटाते हो हर एक साल में तो ये सीधा पैट आ जाएगा, टैक्स घटाने नहीं है, वापस से डेप्सन जोड़ोगे तो कैश फ्लो आ जाएगा, है ना, तो डेप्सन घटाओ ही मत, ये जो आएगा यही कैश फ्लो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टैक्स दिया ही नहीं है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, डेप्सन घटाते ही पैट आ जाएगा, पैट में फिर डेप्सन जोड़ना है तो घटाओगे और फिर जोड़ोगे, उससे बढ़िया है, सॉरी उससे बढ़िया है इसके बाद जो आएगा वो सीधा ही क्या आ जाएगा, कैश फ्लो। देखो यहाँ पे 3 लाख था, 1 लाख घटा सब में से, पहले साल में से 20 और ये तो ये आ गया कैश फ्लो, ये 2.5 लाख क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब देखो एनपीवी कैसे निकालते हैं, जो भी कैश फ्लो है उसको पीवी फैक्टर से इंटू कर दे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, सबको जोड़ दो, उसमें से ये जो आउटफ्लो है घटा दो, मैं नीचे घटाता हूँ आउटफ्लो, इसने ऊपर घटाया, कोई दिक्कत नहीं है, आउटफ्लो घटा दो तो एनपीवी आ जाएगा, पीवी फैक्टर ये दिया हुआ है, सिंपल, और आ गया एनपीवी, एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, मशीन को खरीदेंगे। दूसरा देखो 3 प्रोजेक्ट है, कैश फ्लो दिया है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, ये 1 2 3 4 क्या है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हर एक साल का। कैलकुलेट पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट, देखो पे बैक पीरियड कितने साल में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, एक तो आप वो टेबल बना के बनाओ या कुछ बना के बनाओ, सिंपल यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ना सिंपल फिगर आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसमें 10,000 बताओ, पहले साल में 2, दूसरे साल में 2, 4 हो गए, तीसरे साल में 6, 10,000 3 साल में रिकवर हो रहा है। 3 ईयर पे बैक पीरियड, 2,000 पहले साल में कुछ आया ही नहीं, दूसरे साल में सीधा 2,000 आया, 2 ईयर, इतने साल में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है। 10, 2 + 2 4 + 6 10, 3 साल हो गया पे बैक। दूसरे में इफ कट ऑफ पीरियड इज डू विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड,
कह रहा है अगर कंपनी चाहती है कि 2 साल जो जिसकी पे बैक हो, मैं सिर्फ उतना ही 2 साल से कम जितने प्रोजेक्ट है उनमें से ही कोई सेलेक्ट करो, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? एक ही का है 2 साल से कम, बी, तो सिर्फ बी सेलेक्ट करेगा। तीसरा, प्रोजेक्ट विथ पॉजिटिव एनपीवी इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10%, कह रहा है जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा हो उसको सिलेक्ट करेंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि 10% के रेट से आपको डिस्काउंट करना है, जो कि यहाँ दिया है पीवी फैक्टर। प्रोजेक्ट 1 का ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो का पीवी करके आउटफ्लो घटा देंगे। इनफ्लो का पीवी निकाला और आउटफ्लो घटा दिया, ये आया। प्रोजेक्ट 2 का वैसे ही लिख लिया, पीवी निकाला आउटफ्लो घटा दिया, ये आया। प्रोजेक्ट 3 का पीवी निकाला, पीवी फैक्टर दिया हुआ है, बस इनटू करना है। और ये कौन सा प्रोजेक्ट? तो सबसे ज्यादा ये है ना, प्रोजेक्ट सी शुड बी सिलेक्टेड। पेबैक पीरियड गिव टू मच वेटेड टू कैश फ्लो दैट अकर आफ्टर कट ऑफ पीरियड। गलत। देखो पेबैक पीरियड सिर्फ इस पे ध्यान देता है कि कितने साल में रिकवर हो जाएगी, रिकवर होने के बाद क्या कमाई होगा, इनफ्लो होगा, वो तो ध्यान ही नहीं देता पेबैक पीरियड। तो कट ऑफ पीरियड यानी कि जो जितना इन्वेस्टमेंट जितने साल में रिकवर हो जाएगी उसके बाद का कैश फ्लो को ध्यान नहीं देता है। पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्या कट ऑफ पीरियड के बाद के कैश फ्लो को ध्यान देता है? नहीं, उसको तो सिर्फ इससे मतलब है कि कितने साल में रिकवर हो गई, यानी कि रिकवर होने से पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, उससे पहले का कैश फ्लो को बस ध्यान देता है। अगला है, if a firm use a single cut-off period for all projects, it is likely to select too many short life project to all projects. करेक्ट। कह रहा है कि अगर कोई फॉर्म एक कट ऑफ पीरियड रख दे कि इतने साल में इन्वेस्टमेंट रिकवर होने चाहिए, जो जो प्रोजेक्ट इसके भीतर आएगा उसी को सिलेक्ट करूंगा, तो जाहिर सी बात है जिसका लाइफ सबसे कम होगा, मतलब पे बैक पीरियड का, कि पे बैक पीरियड जिस प्रोजेक्ट का सबसे कम है उसी को प्रोजेक्ट ध्यान देगी, है कि नहीं? उसी को फोकस करेगी। क्यों? क्योंकि पे बैक पीरियड के लिए तो उसके बाद वाले कैश फ्लो को हम इग्नोर कर देते हैं ना, हमें कितने साल में रिकवर हो गई ये बस ध्यान देते हैं। ठीक है। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, अगले वाला 10 मार्क्स में आया था नवंबर 18 में। एक कंपनी है प्लान टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट विद अ प्रोजेक्टेड लाइफ 8 ईयर, प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना होगा, ठीक है। एट द एंड नो रेसिडुअल वैल्यू, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं। वर्किंग कैपिटल दिस, अब बताओ दिस प्लस दिस, ये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है प्लस उसमें वर्किंग कैपिटल, तब आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा सर? ये तो है ही प्लस वर्किंग कैपिटल। दोनों जोड़ के वर्किंग कैपिटल लास्ट वाले साल में वापस भी आएगा। हाँ, 100% कैपेसिटी पे अगर उस प्रोजेक्ट पे काम हुआ 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस होंगे, पर जरूरी नहीं 100% कैपेसिटी पे काम हो, हमेशा कम, जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है वो टोटल कैपेसिटी की कम होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि हर एक साल में प्रोडक्शन कितना होगा, पहले साल में ये, दूसरे 3 से 5 ये, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन से इंटू कर देंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद तो हमें मालूम ही है, पहले फिक्स को घटाने हैं, फिर डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स, वापस से डेप्शन जोड़ देंगे, आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 200 है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट 40%, 200 का 40% कितना होगा? 80। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 120। यूनिट से इंटू कर दूंगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट घटा दूंगा हर एक साल से, कैश फ्लो निकालने कैश फ्लो निकालने है ना, 1 2 3 से 5। हर ये इसलिए लिया क्योंकि देखो इन सालों में ना यूनिट अलग थे, और टोटल कंट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1 से 20 से इंटू कर दोगे तो हर एक साल का टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 3 से 5 का ये, 6 से 8 का ये, फिक्स कॉस्ट घटा दोगे, ठीक है। और देखते हैं, ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, जो जितने साल का है उसमें डाल दोगे, ठीक है। टैक्स बाद में काम आएगा। स्टेट लाइन मेथड ऑफ डेप्शन इज परमिटेड फॉर टैक्स पर्पज, मैंने बताया था ना कि डेप्शन हमेशा टैक्स पर्पज वाला लेते हैं। स्टेट लाइन मेथड में क्या होता है कि सर कॉस्ट में से सेल्वेज वैल्यू घटा के और लाइफ से डिवाइड करते हैं, सेल्वेज वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो जो है यही है। 30 लाख रुपया डेप्शन आ रहा है।
तो एडवर्टीजमेंट घटाओगे, डिप्शन घटाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। उसके बाद देखो इसमें लॉस आया, इन सब में प्रॉफिट है। अब टैक्स घटाते टाइम क्या लॉस वाले साल में टैक्स घटाएंगे कि लॉस का बेनिफिट हमें मिल रहा है? तो देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ ना बोले तो घटाते, बोलते कि लॉस इज कैरी फॉरवर्डेड और हमें बेनिफिट मिलेगी। पर क्वेश्चन बोल रहा है एज्यूम लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, लैप्स जाएगा, बेनिफिट नहीं मिलेगी, तब टैक्स नहीं घटाएंगे। यही मैंने पढ़ाया था ना कि तब तो टैक्स सेविंग होगी ही नहीं लॉस की वजह से, तो नहीं घटाएंगे। और इनमें टैक्स घटा दोगे तो यह आ जाएगा पैट, और वापस से डेप्शन जोड़ दो, ये जो डेप्शन था हर एक साल 30-30 लाख, तो यह आ जाएगा कैश फ्लो। अब निकालने क्या है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे या ना। एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन देते हैं, क्यों? देखो आईआरआर और एनपीवी में क्या फर्क है, आईआरआर एज्यूम करता है ना कि जो भी कैश फ्लो हो आ रहे हैं वो री इन्वेस्ट होते हैं आईआरआर के रेट पे, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक है। आप इस प्रोजेक्ट से जरूर कमा रहे हो वो रिटर्न, पर वो री इन्वेस्ट करोगे तो चारों ओर से वही रिटर्न कमाओगे, जरूरी नहीं। पर एनपीवी एज्यूम करता है जो भी रिटर्न प्रोजेक्ट से इनफ्लो आ रहे हैं वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं एट केसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उतने तो कमा ही सकता है ना जितना रियल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि वो कम है, तो इसलिए एनपीवी को ज्यादा अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग के लिए माना जाता है। अब एनपीवी निकालो, इनफ्लो आ गया तो हर एक साल का देखो इनफ्लो लिखा है यहाँ पे, पहले साल का, दूसरे साल का, पहले साल का, दूसरा, तीसरा, सब। 8वें साल में ध्यान देने की जरूरत है। एक तो ये आएगा आएगा प्लस क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल जो लगा था वो भी आएगा, दोनों का पीबी निकालेंगे 8वें साल में, ठीक है। और ये आ गया टोटल पीबी, आउटफ्लो घटा दोगे तो ये आ गया एनपीवी। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है। एक ये क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा है। A company is evaluating project that require initial investment this much in fixed asset and this much toward working capital, यानी कि टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल दोनों जोड़ देंगे, 72 लाख। The project is expected to increase the real cash flow before tax this much। एक तो देखो कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो का मतलब इनफ्लो कब बोलते हैं, जब डिप्शन घटा नहीं होता है, पर बिफोर टैक्स है, तो इसमें से तो एक तो टैक्स घटाने हैं, जो भी 24 लाख है ना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। एक तो सर इसमें से टैक्स घटा देता हूँ, टैक्स रेट कितना है, और दूसरा इनफ्लो लिखा है यानी कि डिप्शन घटा नहीं है, तो जब डिप्शन नहीं घटा होता है ना तो डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड जोड़ना पड़ता है। सर आपने यही पढ़ाया था, कैसे डिप्शन टैक्स शील्ड निकलता है, डिप्रिसिएशन में टैक्स इनटू करके। डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ये जो 60 लाख है यही है फिक्स एसेट का कॉस्ट, कोई सेल्वेज वैल्यू है, जीरो सेल्वेज वैल्यू, लाइफ कितना है 5, 12 लाख इनटू टैक्स रेट कितना आ गया जरा बताओ, 360, ये आ गया 20,40,000, ठीक है, यहाँ पे 20,40,000। चलो इनिशियल आउटफ्लो पता है, हर एक साल का इनफ्लो पता है, एनपीवी निकालना है रियल टर्म्स में। अब एक कॉन्सेप्ट सुनो, देखो यहाँ रियल कैश फ्लो लिखा था, कैश फ्लो रियल होना, रियल मतलब अभी इन्फ्लेशन उसमें नहीं जुड़ा है, तो हमेशा पीबी फैक्टर भी रियल ही लेते हैं। और नॉमिनल कैश फ्लो की इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, तो हमेशा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना वो नॉमिनल लेते हैं। यहाँ पे रियल ही डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, कह रहा है रियल एनपीवी निकालिए, और देखो ये 12% है, और वैसे ना ये एग्जाम में 6% था, यहाँ मिस्टेक हो गया, 6% है, एग्जाम में मिस्टेक हो गया होगा क्वेश्चन में, ये 6% होना चाहिए, 6% का यहाँ दिया हुआ था। हमें 12% का काम है ना, क्योंकि 12% है डिस्काउंट रेट, यहाँ पढ़ो इन्फ्लेशन 6% है, फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनी यूजेज डिस्काउंट रेट 12% इन रियल टर्म्स। रियल कैश फ्लो कितना है निकाल लिया हमने, ये रहा, तो रियल डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे ना, रियल का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन अभी एडजस्ट नहीं है। नॉमिनल कैश फ्लो होता है तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट से करते,
पता है नॉमिनल डिस्काउंट रेट कैसे निकलेगा? रेट नॉमिनल कैसे निकलता है? तो 1 प्लस रियल 1 प्लस इन्फ्लेशन माइनस, यानी कि ये रियल रेट कितना है 1.12 हो जाएगा, इंटू इन्फ्लेशन कितना है 1.06 माइनस 1, ये 18.7 के आसपास आता है। इस रेट से डिस्काउंट करते हैं। अगर बोलता कि कैश फ्लो नॉमिनल है, क्योंकि नॉमिनल कैश फ्लो को तो नॉमिनल रेट से करेंगे ना, नॉमिनल रेट तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये रियल रेट है, पर ऐसा कुछ बोला नहीं है, आपको क्लियरली दे दिया है। अब कर लोगे, जो पॉइंट मुझे समझाने थे मैंने समझा दिया। एनपीवी निकालना है, ये सीधा सॉरी सीधा ही पीवी फैक्टर से इंटू कर दिया है, और ये वर्किंग कैपिटल का भी निकाल दिया है, और लास्ट में आउटफ्लो घटा दिया है। वर्किंग कैपिटल भी तो आएगी ना, आप टेबुलर फॉर्म में कर लेना बेहतर होगा, ये करने की जरूरत नहीं। जब भी हमेशा हर एक साल की कैश फ्लो सेम हो तो टोटल पीवी फैक्टर जोड़ के ही इंटू कर सकते हो, पर साल के एंड में एक वर्किंग कैपिटल आता है ना, तो उसको उस साल के पीवी फैक्टर से इंटू करके अलग से ले आके लिख देना। चलो जरा आते हैं स्पेशल केस पे। पहला केस है, देखो कि सिर्फ कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है, दो मशीन है, दोनों का सिर्फ कॉस्ट दिया है। मानेंगे कि रेवेन्यू सेम है, तो रेवेन्यू सेम है, दोनों मशीन से कमाई सेम है, तो हम वो कोशिश करेंगे ना जिसमें कॉस्ट कम है वो लेने का, कॉस्ट कम निकाल लेंगे। कॉस्ट में क्या होता है, एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और हर एक साल जो कॉस्ट है उसका पीबी है कि नहीं, और हर एक साल जो कॉस्ट है और टैक्स रेट देगा तो आफ्टर टैक्स करके। क्यों, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि खर्चा आफ्टर टैक्स करके लेते हैं, खर्चे पे टैक्स सेविंग होती है, ठीक। पर आपके क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है टैक्स रेट दिया नहीं है, तो जो भी हर एक साल का खर्चा है उस पीबी ले आओ, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करके और जोड़ दो। और एक ये लिखा है पोस्ट टैक्स सेविंग, ये भी आपके क्वेश्चन में देगा नहीं, ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब देखो मैंने वही लिखा है, हर एक साल की जो कॉस्ट है कैसे निकलेगी, पहले आफ्टर टैक्स कर लो, कोई डेप्शन टैक्स सील्ड है तो वो तो बेनिफिट है ना अपने लिए, वो घटा दो, तब आने के बाद पीबी करो। पर इतना लेंदी आपके में नहीं देगा, सिंपल सा हर एक साल का खर्चा देगा ना, डिप्रिसिएशन का पॉइंट देगा तो ये कट गया, और ना टैक्स का पॉइंट देगा, ये भी कट गया, सिर्फ पीबी निकाल लेना है। दूसरा, अनइक्वल लाइफ। जब भी दो प्रोजेक्ट इवेलुएट कर रहे हैं, एक 2 साल का एक 3 साल का है, तो अनइक्वल लाइफ है तो उसमें एनुअलाइज्ड निकाला जाता है। अगर एनपीवी दोनों का निकाल लिया, अब 2 साल का एनपीवी है वो 3 साल का है, तो इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड एनपीवी, यानी कि पीबी जो फैक्टर है ना, टोटल पीबी फैक्टर जोड़ दोगे तो पीबी एन्यूटी फैक्टर बोलते हैं उसको, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, उससे डिवाइड करके जो एनुअलाइज्ड आएगा, एनुअलाइज जिसका ज्यादा होगा उसके बेसिस। वैसे ही कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, अभी क्वेश्चन देखेंगे, और दो अलग अलग साल है कि एक 2 साल के लिए मशीन है, एक 5 साल के लिए, तो हमेशा एनुअलाइज करते हैं पीबी एन्यूटी फैक्टर से डिवाइड करके, और जब इक्विवेलेंट एनुअलाइज जिसका आता है उस पे डिसीजन देते हैं, ठीक है। वेरी सुन ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन में, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है पुराने सिलेबस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू चूज बिटवीन टू मशीन ए एंड बी, ओके, मशीन आर आइडेंटिकल बट दे हैव कैपेसिटी, मशीन आर डिजाइन डिफरेंटली, अलग अलग टाइप के डिजाइन है पर आइडेंटिकल कैपेसिटी है, डू एग्जैक्टली द सेम जॉब, यानी कि दोनों में से कोई खरीद सकता है। मशीन ए का कॉस्ट ये रहा, मशीन और लाइफ 3 साल है, हर एक साल उसको कितना चाहिए 1,20,000 हर एक साल खर्चा कराएगा। मशीन बी है, 4 लाख कॉस्ट है, 2 साल लाइफ है, और हर एक साल का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितना है 180। तो एक तो देखो इनिशियल, मान लो मशीन ए का निकाल रहा हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो 1,20,000 हर एक साल 3 साल तक खर्चा हो रहा है उसका पीबी लाके जोड़ दूंगा। कैसे निकलेगा ये, इंटू पीबी फैक्टर, अब हर एक साल है तो टोटल पीबी फैक्टर से इंटू कर दूंगा 3 साल का, पहले साल का ये
दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये, तीनों को जोड़ूंगा ना जब, तो ये आएगा और इंटू कर दूंगा तो ये आएगा। अब बताओ हमने क्या पढ़ा था कि ये ले लो सर और ये ले लो, जोड़ दो तो ये आ गया। वैसे ही मशीन बी का निकालते हैं। 4 लाख ये तो लेना ही है, प्लस हर एक साल का खर्चे का पीवी 180 है, पीवी फैक्टर अब हर एक साल सेम है पीवी फैक्टर जोड़ के इंटू कर सकते हो 2 साल का, तो ये प्लस ये जोड़ो इतना आएगा, इंटू कर दो ये रहा, और ये दोनों खर्चे को जोड़ दो, दोनों आउटफ्लो को, तो ये रहा। पर ऐसे तो देखो बी को सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों? बी का कम है ना आउटफ्लो, पर दोनों की लाइफ अलग है, एक का 3 साल है और एक का 2 साल है। तो मैंने क्या बोला था, जब लाइफ अलग हो तो डिसीजन किस पे देते हैं, एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट पे। वो कैसे निकलेगा सर, जो भी है ना उसको ये जो पीवी फैक्टर है, पीवी एन्यूटी फैक्टर जिसको बोलते हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए। इसके केस में ये रहा, इसके केस में ये रहा, तो इसको जब 2 पॉइंट इससे डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। वैसे इस 7,12,390 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब बताओ कौन सेलेक्ट करना चाहिए सर ये ए सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है सॉरी ऐसे डिसीजन लेते तो आप किसको सिलेक्ट करते, बी को, और बी ने अनइक्वल अनइक्वल लाइफ है। ये सेकेंड लास्ट कंसेप्ट है कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग मतलब जब कैपिटल कम हो और प्रोजेक्ट ज़्यादा हो तब कौन कौन से प्रोजेक्ट में लगानी चाहिए, और सब प्रॉफिटेबल ही प्रोजेक्ट है तो हमें सिलेक्ट करनी चाहिए अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल प्रोजेक्ट नहीं है यानी कि टुकड़ों में नहीं लगा सकते, सीधा ही पूरा प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, तब एनपीवी के बेसिस पे अगर डिविजिबल है तो पीआई के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। जिसमें पीआई हो पहले उसमें लगाएंगे, उससे कम पीआई वाले में जिसमें सबसे ज़्यादा हो पहले उसमें पैसा लगाएंगे, है ना। देखते हैं क्वेश्चन, बस इतना याद रखना कि प्रोजेक्ट डिविजिबल है कि नहीं है, इस पे तो क्वेश्चन पूछा भी अपने पास कितना पैसा है, 1 लाख, प्रोजेक्ट कितना है, 1 2 3 4, सबका ये दिया है, ये दिया है देखो क्या रहा है बताइए, कौन से प्रोजेक्ट में अगर कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट है, इसी को बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग, कि कैपिटल कम है प्रोजेक्ट ज़्यादा है। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल एंड इंडिपेंडेंट है पीआई के बेसिस पे, दूसरा प्रोजेक्ट इंडिविजुअल है एनपीवी के बेसिस पे, ठीक। पहले एनपीवी वाला देख लेते हैं, यहीं पे छोटा सा 1 लाख को इन्वेस्ट करना है, कोशिश करना है ऐसे इन्वेस्ट करो कि सबसे ज़्यादा एनपीवी हो। अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में किस में एनपीवी है सर, ये डी में। तो एक तो ऑप्शन है डी में करो, 35,000 कमाओ क्योंकि ये तो 20,000 है, ये भी कम है। कंबाइंड करते हैं प्रोजेक्ट को तो सी प्लस डी नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए 1,40,000 पैसा चाहिए। सी प्लस ई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए 40, इसके लिए 50, 90,000 चाहिए, तो सी एंड ई कर सकते हैं। वो दोनों करे तो कितना कमाई होगा, तो सर 20 + 24 44,000। वैसे ही सी के साथ ये कर सकते हैं क्या, एफ, तो सर हाँ सी के साथ एफ भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सी और एफ जोड़ के टोटल पैसा लगेगा 1 लाख और कमाई कितनी है 38,000। सिंगल प्रोजेक्ट देख लिया दो दो प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन देख लिया, 3 प्रोजेक्ट का देखते हैं। 3 प्रोजेक्ट जब कंबाइन करोगे तो ऑब्वियसली कोई भी 3 कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जो 1 लाख हो, क्यों? सी प्लस डी प्लस ई 40 प्लस 1 लाख प्लस ये 190, तो 3 प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं पाएगा। 3 किसी भी प्रोजेक्ट को जोड़ोगे तो 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। होता कॉम्बिनेशन तो मैं 3 का ही बनाता। अब बताओ कौन कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, सी एंड ई कर लो, 44,000 रुपया कमाई होगा, सी में इतना लगा दो, ई में इतना लगा दो, 44,000 कमाओ। ये देखो सेम है, कौन सा करेंगे सर, सी एंड ई करेंगे
दूसरा दूसरा क्या है, पीआई। पहले सारे प्रोजेक्ट का पीआई निकालो और देखो रैंक कर दो पीआई को कि सबसे ज्यादा किसका है। इन्होंने पीआई ना निकाल के एनपीवी दिया ना। पीआई का फॉर्मूला क्या है, पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इन्होंने क्या किया है, एनपीवी को ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दिया है और उसकी रैंकिंग कर दी है। सबसे ज्यादा इसका है तो 1, उसके बाद इसका है तो 2, इसके बाद 3, 4। पर आप कोशिश करना जो पढ़े हो ऐसे करने, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी भी रैंकिंग सेम ही आएगी ऐसे ही कि पहले ये प्रोजेक्ट ज्यादा आएगा पीआई इसका, फिर इसका पीआई सेकेंड नंबर पे आएगा, फिर इसका पीआई थर्ड और इसका पीआई फोर्थ। ठीक, तो पीआई निकाल लेना। पीआई कैसे निकलेगा सर, एनपीवी में इनफ्लो कैसे निकलेगा, इनफ्लो सर ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एनपीवी जोड़ देंगे, एनपीवी तो आ गया ना, ये दोनों कॉलम को जोड़ दो तो आ जाएगा इनफ्लो, और इनफ्लो को डिवाइड कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तो आ जाएगा पीआई। इसी रैंकिंग को बेस मान के मैं करता हूँ, पीआई का टेबल बना लेना, रैंकिंग सेम आएगी। देखो ये क्या बोलता है, पहले इसको इन्वेस्ट करो, 40,000 लग गया। सेकेंड में इसको करो, 50,000 पैसा है ना, वो भी लग गया, और कमाई यहाँ पे लिख लो एनपीवी। अब कितना बच गया, 40 + 50 90 लग गया, सिर्फ 10,000 बचा, 10,000। थर्ड में बोलता है ये इसमें लगाओ, तो इसमें 10%। अब इसमें 1,00,000 लगा सकते हैं, मेरे पास 10,000 है तो 1/10 ही लगाऊंगा ना, 1/10 खरीद पाऊंगा उस प्रोजेक्ट को, तो कमाई भी 1/10 आएगी। इसका कितना 35,000, 1/10 इतना, और टोटल जोड़ के ये, यही तो मतलब होता है डिविजिबल प्रोजेक्ट है, यानी कि टुकड़ों में भी खरीद सकते हो उसको। समझ में आया? ये एडजस्टेड पीवी प्रेजेंट वैल्यू, ये क्वेश्चन आया हुआ ही क्वेश्चन मैंने लिखा है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 स्टेप में। एक तो बेस केस एनपीवी में बोलता हूँ, यानी कि एनपीवी निकालो, पर उसके लिए डिस्काउंट रेट क्या ले लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी तक हम क्या लेते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेके डिस्काउंट रेट निकाल लो, ये दिया होगा डिस्काउंट रेट। तो जो भी एनपीवी आया उसमें तो सिर्फ इक्विटी का कमाई का इफेक्ट है। एक और चीज इसमें जोड़ने पड़ेंगे, क्या, तो सर जो भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट की वजह से हमें जो टैक्स बच रही है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ दो, तो ये आ जाता है। दोनों को जोड़ने के बाद एडजस्टेड पीवी। लेकिन अगर कोई डेट इश्यू करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट है तो उसको घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो बेस केस एनपीवी का मतलब क्या होता है, एनपीवी निकालना है पर डिस्काउंट रेट लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, इक्विटी का कॉस्ट है। इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, यानी कि इंटरेस्ट का आफ्टर टैक्स, जो इंटरेस्ट इनटू टैक्स करोगे तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड आता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक, जरा यहाँ देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए आपको 270 वो चाहिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट 42 कमा के देगा आपको, इनफ्लो इनफाइनाइट मतलब लाइफ नहीं है, हमेशा एक बार लगा दोगे आता ही रहेगा। ओके, डिस्काउंट रेट दिया है 14%, ये वही डिस्काउंट रेट है जिससे बेस केस एनपीवी में निकाल रहा था कि एनपीवी इस डिस्काउंट रेट से निकाल दो प्लस पीबी ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सील जोड़ दो। यहाँ आ जाओ, बोलने में काफी दिक्कत हो जाती है 1-1.5 घंटे बोलने के बाद। ये क्या है, तो सर ये डेट का कॉस्ट है, और ये क्या है, इश्यूइंग कॉस्ट है। अब बताओ 270 तुमको चाहिए, 10 लाख तो तुमको इश्यू करने का कॉस्ट लग जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट, तो रियल में आपको 2,80,000 रुपये इश्यू करने पड़ेंगे ना। 2,80,000 के डेट लोगे तो उसमें से 10 लाख खर्च हो जाएंगे तो 270 बचेगा। ठीक, और कंपनी का टैक्स क्या है, तो ये रहा 30%। एडजस्टेड पीबी निकालो, हमने क्या पढ़ा था, बेस केस पीबी प्लस
इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का वो बेस केस पीबी कैसे निकलेगा देखो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो 42 लाख आएगा, पर ये इनफिनिटी परपेचुअलिटी का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, इंटरेस्ट रेट नीचे डिवाइड करके। ये इनफ्लो आ गया, -270 करोगे आउटफ्लो, तो ये आ जाएगा बेस केस एनपीवी। ये कितना आया, तो ये आया सर 30, यही किया हुआ है। दूसरा इंटरेस्ट टैक्स शील्ड 2,80,000 का लोन है, 10% इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। 30% टैक्स है तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा इंटरेस्ट टैक्स शील्ड 2,80,000। अब इसका पीबी निकाल लो, ये भी हमेशा परपेचुअलिटी तक है, तो डिवाइड करना है पर इसको 0.14, ये डिस्काउंट रेट यूज नहीं करना। आ जाओ कंसेप्ट पे, डिस्काउंट रेट शुड बी इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट क्या है सर, 10%, यहाँ पे 10% को यूज करना है ये आ गया 84, ठीक है। तो ये प्लस ये जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 84 + 30, और एक और चीज घटाने है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 1,04,000 यही है। पहले ये कंसेप्ट क्या था कि देखो फाइनल से बहुत चीज ना, जब कैपिटल बजटिंग में थोड़ा मॉडिफाइड हुआ, रिस्क एनालिसिस ऐड हुआ, तो फाइनल में बहुत डिटेल में था कैपिटल बजटिंग। आईपीसी में ये कंसेप्ट था नहीं। जब पहली बार पूछा होगा तो बच्चा सब घबरा गए होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने बुक में भी नहीं नहीं डाला था इसके बारे में। दूसरा पूछा है डिस्काउंट रेट बताओ, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का मतलब होता है, एक पहले वो निकाल दो एनुअल इनकम की, कितना ऐसी हमारी इनकम होनी चाहिए, इनफ्लो होनी चाहिए, जिससे हमारी एनपीवी 0 हो जाए। तो ये कैसे होगा, एनुअल इनकम डिवाइड बाय दिस, तो पीबी माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू ये क्या, एनपीवी 0 हो जाए ठीक, तो -1 ये कर दोगे और इससे आ जाएगा इतना, ये आ गया क्या, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम डिवाइड बाय लोन अमाउंट इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में क्या है कि वो जो कमाई का इफेक्ट है ना, वो हमने एडजस्ट कर दिया डिस्काउंट रेट के अंदर ही, ठीक है। सिंपल है, देखो कितना सेविंग चाहिए टू अलाउ एनपीवी टू 0, तो हमने सेविंग को माना x और एनपीवी निकालने की कोशिश करी x मान के कि एनपीवी 0 हो जाए, कितनी अमाउंट की सेविंग होती तो एनपीवी 0 हो जाता। तो x का पीबी निकालोगे, हर एक साल x x x आ रहा है, आउटफ्लो करोगे तो एनपीवी 0 होनी चाहिए, है कि नहीं, उससे सेविंग आ जाएगी, और सेविंग डिवाइड बाय जो भी लोन अमाउंट है इंटू 100 करोगे तो एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आ जाएगा। लास्ट कंसेप्ट है रिप्लेसमेंट का। मान लो एक पुराना एसेट है आपके पास, पिछले 3 सालों से चल रहा था, यहाँ पे आप खड़े हो। अब एक तरीका है कि इसी एसेट को अगले 5 साल और चलाए, क्यों, क्योंकि एसेट का लाइफ था ना, लाइफ वो 8 साल का था। ओके, यहाँ पे खरीदा होगा हमने, कुछ कॉस्ट इनकर्ड करके, आज कुछ सेल्वेज वैल्यू होगी अगर आज बेचे तो, या फिर चलाया तो कुछ सेल्वेज वैल्यू यहाँ होगा कि 5 साल बाद आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। एक तरीका है, मेरे पास एक नया एसेट खरीद के लाओ 5 साल जिसकी लाइफ हो, ठीक, तो उसका यहाँ पे कॉस्ट लगेगा, पर 5 साल बाद उसकी भी सैलवेज वैल्यू आएगी। अगर इसको ना यूज करके मैं ये यूज करूँ तो खरीद के लाऊं तो, है, है कि नहीं। अब देखो रिप्लेसमेंट डिसीजन ना इंक्रीमेंटल अप्रोच पे ले रहा है कि कितना रिप्लेस करे तो इंक्रीमेंटल फायदा होगा नए वाले मशीन से। तो क्या लिखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन यही लगेगा ना, यहाँ कितना लग रहा है न्यू मशीन में, जो भी कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है लेस, इसमें लगाओगे तो ये मशीन तो बेच सकते हो आज, तो सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन लेकिन पोस्ट टैक्स घटाने के बाद
जो भी पोस्ट टैक्स हमने टर्मिनल कैश फ्लो में पढ़ा था ना, और आपके क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। इग्नोर का मतलब टैक्स मत घटाइए, सीधा ही घटा दीजिए सेल्वेज वैल्यू। और कुछ वर्किंग कैपिटल हो तो उसको जोड़ने होते हैं, वही लिखा है मैंने। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब कैश फ्लो चाहिए हमें, एनपीवी निकालने के लिए क्या चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टर्मिनल, कैश फ्लो। कैश फ्लो भी इंक्रीमेंटल लेना है, तो कैश फ्लो ऑफ न्यू माइनस कैश फ्लो ऑफ ओल्ड करोगे तो आ जाएगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो, साल के 5वें साल के एंड में। अब देखो ये भी इंक्रीमेंटल लेना है, तो सेल्वेज वैल्यू न्यू का ले लो, पोस्ट टैक्स लेस कर दो ओल्ड का पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू। मैं बता रहा हूँ टैक्स का ट्रीटमेंट देगा नहीं, आपको सीधा सेल्वेज वैल्यू ही लेस कर देना है, ठीक। तो ये आ जाए इंक्रीमेंटल सेल्वेज वैल्यू। ठीक। और एनपीवी निकाल दो, एनपीवी मतलब इनफ्लो कर दो किसका, इन पीवी का सॉरी, इनफ्लो का पीवी ले लो और आउटफ्लो घटा दो, ठीक। आउटफ्लो में क्या आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर। इनफ्लो में क्या आएगा, दो, एक तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स और लास्ट में टर्मिनल कैश फ्लो। इनकी पीवी निकालो तो इनफ्लो आ जाएगा और आउटफ्लो घटा दो। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आया बस। देखो ये अगर किसी बच्चे को समझ में आया ना तो क्वेश्चन तो यूं बना देगा। XY has a machine, WX Limited has a machine in operation for 3 years। एक मशीन है जो 3 साल से चल रही है। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन इज 8 ईयर। अब बताओ, मशीन 3 साल से चल रही है, 8 साल और चलेगी, तो कितना टोटल लाइफ था, 11 साल। हम कहाँ खड़े हैं सर, यहाँ खड़े हैं, तभी तो देख रहे हैं आगे कितनी चलेगी। करेंट मार्केट वैल्यू 2 लाख। सर इस मशीन की आज की सेल्वेज वैल्यू 2 लाख है। द कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ न्यू मशीन। कंपनी एक नया मशीन खरीदना चाहती है इसी 8 साल के लिए। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, ये एग्जिस्टिंग मशीन है, ये न्यू मशीन है। एग्जिस्टिंग मशीन तो यहाँ खरीदा होगा ना सर, 3,30,000 का 3 साल पहले, और नया मशीन तो आज खरीदेंगे 10 लाख का। लाइफ, इसका जाहिर सी बात है सर 11 साल लाइफ थे, 3 साल बीत गए, 8 और इसका 8 साल। सेल्वेज वैल्यू, सर इसका सेल्वेज वैल्यू ना आज से जब 8 साल बाद नील है, पर इसका सेल्वेज वैल्यू है सर 40,000। अगर आप ऐसे फिगर बना के लिखते हो ना, सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को रिप्लेसमेंट। अगर ऐसे आप बना के लिखते हो डिफरेंशिएट, देखना अभी एग्जाम में मुश्किल लगता है कि नहीं। सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, यूनिट दिया है, वो तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हमें चाहिए कि सेलिंग प्राइस में से इंटू कर देंगे, सेल्स आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट सारे घटा देंगे, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट घटाएंगे, डेप्शन घटाएंगे, जो भी हमने पढ़ा था टैग घटाएंगे, फिर डेप्शन वापस से ऐड कर देंगे। मटेरियल कॉस्ट दिया है, इंटू कर देंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। आवर दिया है और पर रेट दिया है तो इंटू कर देंगे तो लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट ये भी घटाएंगे सेल में से, मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट। कंपनी फ्लो स्टेट लाइन मेथड ऑफ डेप्शन, डेप्शन भी घटा देंगे। उसका कितना आएगा बताओ, ओल्ड का डेप्शन कितना आएगा सर, इतना कॉस्ट था, 11 साल बाद सेल्वेज वैल्यू नील थी और 11 साल लाइफ था, तो 3,30,000 डिवाइड बाई 11, 30,000। न्यू का डेप्शन सर 10 लाख कॉस्ट है, 40,000 है वैल्यू, 8 1,20,000। इंक्रीमेंटल डेप्शन कितना होगा, इंक्रीमेंटल अप्रोच, अगर कैश फ्लो नॉर्मल निकालेंगे और इंक्रीमेंटल कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। टैक्स रेट दिया है 30%, ओके। 12% हमारी डिस्काउंट रेट है, 12% का पीवी फैक्टर दिया है, 8वें साल के एंड में ये, और 1 से 8 साल, हर एक साल का कैश फ्लो सेम होगा ना, तो इंटू करने के लिए 1 से 8 साल का ये। इग्नोर कैपिटल गेन,
यानी कि जब जब सेल्वेज वैल्यू है उसको नॉर्मल ले लो, सेल्वेज वैल्यू बेचोगे कैपिटल गेन लगेगी नहीं। बताओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे लिखा था हमने, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन ये रहा, लेस सेल ऑफ ओल्ड मशीन, पोस्ट टैक्स करना है नहीं, कैपिटल गेन टैक्स इग्नोर करना है, बोल तो रहा है, 2 लाख घटा दिया 8 लाख। कैश फ्लो ये इंक्रीमेंटल वाला डब्बा मत बना। आउटपुट को सेल प्राइस से इंटू कर दिया तो टोटल सेल आ गए। मटेरियल 4 रुपया है, आउटपुट से जो भी यूनिट है इंटू कर दोगे तो मटेरियल कॉस्ट। लेबर आवर दिया है, रेट दिया है दोनों का, लेबर घट जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट घट जाएगा, डिप्रिसिएशन अभी निकाला घट जाएगा फिर बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स घटा दोगे, आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डिप्शन जोड़ दोगे, कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक, बताओ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैसे निकलता है सर, कैश फ्लो ऑफ न्यू मशीन लेस कैश फ्लो ऑफ ओल्ड मशीन, कितना आएगा 4,21,000 माइनस 1,21,000, सर ये आ जाएगा 3 लाख रुपीज। अच्छा एक और चीज निकालते हैं ना, साल के एंड वाली वैल्यू, वो कैसे निकलेगी, सेल्वेज वैल्यू ऑफ सर न्यू 40,000 लेस सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड, बताओ बेटा ओल्ड का सेल्वेज वैल्यू क्या है, नील, 40 में से नील घटा तो इंक्रीमेंटल सेल्वेज वैल्यू टर्मिनल कैश फ्लो जिसको बोलते हैं 40,000 पीवी निकालो। एक तो ये 3 लाख है इंक्रीमेंटल, इसका पीवी निकाल दो, प्लस सेल्वेज वैल्यू ऑफ 40,000 उसका पीवी निकाल दो, टोटल पीवी आया, लेस आउटफ्लो, आउटफ्लो कौन सा, ये रहा इंक्रीमेंटल आउटफ्लो 8 लाख, तो ये आ गया। रिप्लेस करे कि ना, तो रिप्लेस करने की वजह से इतना फायदा हो रहा है एक्स्ट्रा, तो हमें रिप्लेस करनी चाहिए। देखो हर एक टॉपिक पे मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, सिंसियर रिवीजन लेक्चर है, मेरा तो मन करता है पूरा ही क्वेश्चन बना दो, पर एक टाइम लिमिटेशन है। मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको बूस्ट देने के बाद बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद से करोगे। चलो ठीक है।